नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग निरंतर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आप सभी की बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आ रही है। सामान्य दिन की 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लाते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, आगामी यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपी पीएससी, यूपीपी और तमाम आयोगों के द्वारा जो कराई जाने वाली बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं, उनको ध्यान में रख करके यह सीरीज तैयार की गई है। इसमें बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखा गया है और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके यह जो सामान्य दिन की विशेष श्रृंखला है, यह आपके लिए हम लाते हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुपयोगी सिद्ध होगी। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया गया है, भारतीय संविधान से संबद्ध है। पहला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ रहा हूं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच भी गए होंगे। तो चारों विकल्प में पहला विकल्प है कि राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। दूसरा विकल्प है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है। और तीसरा विकल्प है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। और चौथा और अंतिम विकल्प है समाप्त होने का विषय नहीं है, अर्थात राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। यह चौथा विकल्प है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने विकल्प तक पहुंच गए होंगे और आपके हिसाब से जो भी उत्तर सही होगा वहां तक आप जा चुके होंगे। तो बहुत सारे छात्रों का सुझाव भी था कि कुछ समय हमें अपना उत्तर जांचने का दिया जाए, अपने उत्तर को गेस करने का दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहुंच गए होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है समाप्त होने का विषय नहीं है। याद रखिएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। आप में से बहुत सारे छात्र के मन में सवाल होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं समाप्त होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया राज्यसभा। राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो उल्लेख है वह संविधान में कहां पर किया गया, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या, ये भी हम लोग जानेंगे। तो राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। याद रखिएगा, और आपसे भाग पूछा जाएगा तो आप भाग बताएंगे 5। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यों का सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसके कार्यकाल की समाप्ति की कोई व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति के द्वारा चुने जाते हैं। हम एक बार पुनः आपको याद दिलाएं, ध्यान रखना है आपको कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, भाग 5 में अनुच्छेद 80 का वर्णन है। यह एक स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है और संसद का उच्च सदन है। यह भी आपको याद रखना है। और अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान समय में क्या है, तो 245 सदस्यों की जो संख्या है वो 245 है। और 12 सदस्य इसमें मनोनीत होंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे और 233 सदस्य निर्वाचित होंगे। याद रखिएगा, 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, 12 सदस्य मनोनीत होंगे। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा
या उच्च सदन या संसद के स्थायी सदन में कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। और निर्वाचित सदस्य कितने होंगे? 233। और कुल सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245। एक बार हम पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही उत्तर है समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का वर्णन संविधान के भाग 5 में। आपसे पूछा जाएगा कि भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। अनुच्छेद कौन सा है, तो 80 है। इसके अन्य नाम क्या है, तो इसे स्थायी सदन कहा जाता है, राज्यों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और वर्तमान समय में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष मतदान रीति के द्वारा। और जो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो किन किन क्षेत्रों के होंगे पारंगत? तो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। आपको नोट कर लेना है, समाज सेवा। जो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा वह किन क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त करता व्यक्ति होंगे? तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, रेजांगला युद्ध स्मारक कहां स्थित है? रेजांगला युद्ध स्मारक कहां स्थित है? 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। याद रखिएगा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो हमारे आज का जो ये प्रश्न है, इसके सही उत्तर तक हम पहुंचे, इससे पहले आप पहुंचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों का सुझाव आया था कि कुछ समय आपको दिया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लद्दाख। रेजांगला जो युद्ध स्मारक है वो कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध, चीन के मध्य युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, युद्ध हुआ था और वहां पर हमारे वीर सैनिकों के द्वारा अदम्य साहस का परिचय दिया गया। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने राष्ट्र की सेवा और समर्पण का भाव उनके अंदर रहा और अपनी अंतिम सांस तक वो लड़े। और उन्हीं की याद में लद्दाख में रेजांगला स्मारक का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, इस लड़ाई में, रेजांगला की लड़ाई में सबसे पहला नाम अगर किसी का लिया जाता है तो आप नोट कर लेना है, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह का नाम पहली श्रेणी में लिया जाता है। याद रखिएगा, मेजर शैतान सिंह के अदम्य साहस और पराक्रम को देखते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए वो जाने जाते हैं और इनको मरणोपरांत भारत का सबसे जो बड़ा सैन्य सम्मान होता है परमवीर चक्र मिला इनको। मरणोपरांत, याद रखिएगा, मरणोपरांत अदम्य साहस का परिचय देने के लिए परमवीर चक्र से इनको नवाजा गया। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र भी दिया गया। और मेजर शैतान सिंह का नाम याद रखना है। वर्ष 1962 में भारत और चीन के मध्य जब लड़ाई हुई तो लद्दाख में जो निर्णायक लड़ाई हुई उसमें सबसे ज्यादा हमारे सैनिकों की शहादत भी हुई थी। और एक नाम आपको जरूर याद रखना, हमारे बहुत सारे सैनिक वहां पर शहीद हुए थे, तो सबसे पहली श्रेणी में नाम लिया जाता मेजर शैतान सिंह। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा भी गया था। वर्ष 1962 याद रखना है, लद्दाख याद रखना है। अब लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी याद रखना है। वर्ष 2019, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख जो है वह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी याद रखिएगा। और वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही है। अब हम बचे हुए विकल्पों पर चर्चा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अगर इन 3 राज्यों की हम भौगोलिक स्थिति देखें तो ये तीनों राज्य भी सीमांत राज्य ही, ये भी आपको याद रखना है।
सीमांत राज्यों में अरुणाचल प्रदेश भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है और राजस्थान भी आता है। तो रेजांगला आपको याद रखना है। 1962 की लड़ाई में जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में उनको हमेशा श्रद्धांजलि देने के लिए या जो युद्ध स्मारक है रेजांगला में बनाया गया। याद रखिएगा, रेजांगला 1962। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है? यह प्रश्न पर्यावरण प्रौद्योगिकी और जो पर्यावरण की मूल विषय वस्तु में शामिल पाठ्य सामग्री वहां से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर हैं। पहला विकल्प है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। दूसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP। तीसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN। और चौथा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची प्रकाशित की जाती है और इसे रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसे रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। तो इसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त हो चुके हैं। याद रखिएगा। और इसको जारी कौन करता है? बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इसमें क्या शामिल किया जाता है, इसकी मूल विषय वस्तु क्या है? तो आपको बताना है कि विलुप्त प्राय जो प्रजातियों का ब्यौरा इसमें रखा जाता है। और एक बात और आपको याद रखनी है, अगर कोई जीव जंतु या वनस्पति की कोई प्रजाति है तो उसको विलुप्त घोषित करने का पैमाना क्या है? IUCN का। तो आपको याद रखना है अपने प्राकृतिक आवास में, याद रखिएगा, अपने प्राकृतिक आवास में वह जीव जंतु या वनस्पति पिछले 50 वर्षों में दिखाई ना दे। पिछले 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में अगर कोई जीव जंतु या वनस्पति दिखाई नहीं देता है तो IUCN उसे विलुप्त घोषित करता है। आपसे संख्या पूछी जाएगी वर्षों की, तो आपको याद रखना 50 वर्ष का यहां पर आंकड़ा है, IUCN उसे विलुप्त घोषित कर देता है। याद रखिएगा। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे यह श्रृंखला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप लोगों को यह चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, बड़े सुझाव भी आप लोगों के आ रहे हैं। तो अब हम इन चारों पर बात करेंगे। WWF का जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में। याद रखिएगा, शहर का नाम है ग्लैंड और देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका हेडक्वार्टर है, यह भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में। याद रखिएगा, नैरोबी केन्या। नैरोबी कहां? तो आपको याद रखना है केन्या। आगे बढ़ते हैं। अगला विकल्प जो आज के प्रश्न का सही विकल्प है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड शहर का नाम है ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। और जो हमारा अंतिम विकल्प है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय UNO के हेडक्वार्टर में ही। याद रखिएगा, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कहां है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहां है? तो USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। हम पुनः एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की विश्वव्यापी सूची प्रकाशित करता है? 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए थे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। दूसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। तीसरा विकल्प था अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN। और चौथा और अंतिम विकल्प था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब था अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN।
IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। और विलुप्त किसे घोषित किया जाएगा, तो याद रखिएगा जो जीव जंतु या वनस्पति अपने प्राकृतिक आवास में पिछले 50 साल में न देखा गया हो उसे विलुप्त घोषित किया जाएगा। आपको 50 साल जरूर याद रखना है। अब जो बचे विकल्पों पर चर्चा की गई, आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी केन्या में है। और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो UNO संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के में, वहीं पर UNDP का हेडक्वार्टर भी है। ये भी आपको याद रखना है। अगली बार आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, इन संस्थाओं के नाम दिए हो सकते हैं और मुख्यालय दिए हो सकते हैं, और सूची मिलान करने वाला प्रश्न भी आ सकता है, कूट की सहायता से उत्तर देने वाला प्रश्न भी आ सकता है, कथन कारण वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके लिए यह जो श्रृंखला है महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है? अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं है। कुवैत, ओमान, यमन और लीबिया। कुवैत, ओमान, यमन और लीबिया, याद रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे, आपके हिसाब से जो विकल्प सही होगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है लीबिया। लीबिया जो है वह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। लीबिया कहां पर है, तो लीबिया अफ्रीका में है। लीबिया अफ्रीका में है। और जो बचे वाले ये 3 देश हैं, ये कहां हैं, ये एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। ये एशिया महाद्वीप में है और लीबिया कहां है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की परिभाषा वो होती है कि वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपसे पूछा जाएगा कौन सा है, तो आप बताएंगे अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, तो आपको बताना है अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप में प्रमुख देश कौन कौन शामिल हैं, तो यह भी आपको याद रखना है कि अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से प्रमुख देश शामिल हैं। तो इसमें सऊदी अरब शामिल है। सऊदी अरब के साथ साथ कौन शामिल है, कुवैत इसमें शामिल है। ओमान शामिल है, ओमान। यमन इसमें शामिल है, यमन। ठीक है, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, ओमान हो गया। UAE संयुक्त अरब अमीरात, UAE संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। और कतर और बहरीन, कतर और बहरीन ये भी इसमें शामिल है। और कुछ हिस्सा इसमें जॉर्डन का भी शामिल है, पूरा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा जॉर्डन का भी इसमें शामिल है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अरब प्रायद्वीप में शामिल देश आप जान गए यहां पर। और एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप है, यह भी आपको याद रखना है। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और इसके जो प्रमुख देश है, सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, यमन है, UAE है, कतर है, बहरीन है, और कुछ हिस्सा जॉर्डन का भी इसमें शामिल। जॉर्डन पूरा नहीं शामिल लेकिन कुछ हिस्सा इसमें जॉर्डन का शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारी आज की श्रृंखला का है, किस तत्व की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है? यह प्रश्न जीव विज्ञान से लिया गया है, बायोलॉजी से। किस तत्व की कमी से घेंगा नाम का रोग हो जाता है? विकल्प है नाइट्रोजन, आयोडीन, कैल्शियम और फास्फोरस। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से सामान्यतः घेंगा नाम का रोग हो जाता है। और आयोडीन हमारे भोजन में नित्य प्रति चाहिए, इसके लिए आयोडीन को नमक में मिला दिया जाता है। याद रखिएगा, आयोडीन नमक युक्त हमारे जो भोजन है उसका एक महत्वपूर्ण भाग बना दिया गया है, उसको उसमें शामिल कर दिया गया है हमारे आहार के रूप में। और आयोडीन की प्राप्ति कहां से होती है? तो आयोडीन सी फूड है, आयोडीन एक समुद्री उत्पाद है। आयोडीन समुद्री उत्पाद, आयोडीन समुद्री उत्पाद है, याद रखिएगा। आयोडीन की प्राप्ति समुद्र से ही होती है, ये सी फूड की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आज का, इनमें से किसे वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। इनमें से किसे वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है? सलीम अली, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा और चेवाग नोरफेल। याद रखिएगा, चेवाग नोरफेल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा।
सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चांडी प्रसाद भट्ट। तीन नाम आपको याद रखने हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चांडी प्रसाद भट्ट। याद रखना है आपको, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी और चांडी प्रसाद भट्ट के सहयोग से कौन सा आंदोलन चला था? तो याद रखना है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन पर्यावरण को संरक्षण के लेकर के चलाया गया था। आज का उत्तराखंड और जनपद कौन सा हो जाएगा? चमोली। उत्तराखंड के चमोली जनपद में यह आंदोलन हुआ था। इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है और बहुत लोकप्रिय आंदोलन है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चांडी प्रसाद भट्ट के सहयोग से चिपको आंदोलन चला था। कहां पर? चमोली। आज चमोली उत्तराखंड में, याद रखिएगा। और वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। अब हम बचे हुए विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि इस प्रश्न श्रृंखला को खास बनाया जाता है आपके लिए। सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष। जल पुरुष, इन्होंने जल संरक्षण पर बहुत ज्यादा अभूतपूर्व कार्य किया हुआ है। और चेवांग नोरफेल को क्या कहा जाता है? आप गेस करिएगा, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया। ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया। ये लद्दाख के निवासी, याद रखिएगा, लद्दाख के निवासी है और ग्लेशियर को संरक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया हुआ है। तो इनको ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भारत में जानते हैं। इनको आइस मैन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इनको आइस मैन भी कहा जाता है। और पेशे से ये इंजीनियर रहे, सिविल इंजीनियर रहे। तो इन्होंने ग्लेशियरों को संरक्षित करने में बहुत ज्यादा सहयोग किया है। तो इनको उपमा दे दी गई ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया या आइस मैन ऑफ इंडिया। नाम याद रखना है चेवांग नोरफेल, लद्दाख इनकी कर्मभूमि है, यह भी आपको याद रखना है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, जल पुरुष राजेंद्र सिंह और वृक्ष मित्र कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। और ग्लेशियर मैन ऑफ इंडिया कौन? चेवांग नोरफेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित हुई थी? अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था? चार विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है राजगृह, दूसरा विकल्प है वैशाली, तीसरा विकल्प है पाटलिपुत्र और चौथा विकल्प है कश्मीर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो आज के इस प्रश्न का सही विकल्प है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद, संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद कहां आयोजित हुई थी? तो राजगृह में, याद रखिएगा, राजगृह। और दूसरी बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी? यह भी आपको याद रखना है। तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यहां पर कौन सी हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। और आपको यह भी याद रखना है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति या जो बौद्ध परिषद है वो पाटलिपुत्र में हुई। और चौथी कहां पर हुई? तो चौथी कुंडलवन कश्मीर, याद रखिएगा, कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति का एक ही तात्पर्य है। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में कितनी परिषदें आयोजित हुई है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? आपका जवाब होगा 4। पहली कहां हुई? तो बौद्ध संगीति पहली कहां होती है या बौद्ध परिषद? राजगृह में। दूसरी कहां होती है? वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में होती है और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में होती है। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इनमें से भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तुगलक, गुलाम, लोदी व खिलजी। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तुगलक, गुलाम, लोदी व खिलजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुलाम। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को
मामलुक वंश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और 1206 से 1290 ईस्वी तक यह राजवंश सत्ता में रहा। 1206 से 1290 ईस्वी तक यह राजवंश सत्ता में रहा। अब इनको हम क्रम से लगाएंगे, तो अगर सल्तनत की बात की जाए तो सल्तनत में सबसे पहले कौन आएगा? गुलाम या मामलूक। इसके पश्चात कौन आएगा? तो इसके पश्चात आएगा खिलजी। और खिलजी के बाद कौन सा राजवंश आएगा? तो खिलजी के बाद आएगा तुगलक। और तुगलक के बाद कौन आएगा? तो आपको याद रखना है सैयद। और सैयद के बाद कौन आएगा? तो सैयद के बाद आएगा लोदी। और लोदी के पश्चात अगर आपसे पूछ लिया गया है कौन आएगा, तो मुगल। ये क्रम हो गया, आपको क्रम याद कर लेना है। सबसे पहले गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोदी वंश और लोदी वंश के बाद मुगल वंश। याद रखिएगा, ये पूरा क्रम है। आपसे क्रम लगाने को आ सकता है, आपसे अवरोही और आरोही क्रम भी पूछा जा सकता है, तो वहां पर जो ये टेबल आप नोट कर लेंगे, ये आपको बहुत काम आने वाली है। गुलाम या मामलुक वंश, तत्पश्चात खिलजी, और खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी, और लोदी के पश्चात मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारी आज की श्रृंखला का है ये। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदया के द्वारा 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्तकर्ता राज्यों का समूह कौन सा है? यह प्रश्न करंट अफेयर्स का है। हमारी सीरीज में 1 से 2 प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर्स के हम लेकर के आते हैं, जो बहुचर्चित होते हैं और संभावित भी रहते हैं कि आगामी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो अभी 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण किया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। तो वहां से हमने प्रश्न बनाया हुआ है कि इनमें शीर्ष 3 राज्यों का क्रम आपसे पूछा गया है। पहले विकल्प है हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। दूसरे विकल्प पे है गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र। तीसरे विकल्प पर है महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। चौथे और अंतिम विकल्प पर है हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। हम उम्मीद करते हैं कि आप सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का जो वितरण हुआ है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, उसमें पहला स्थान प्राप्त करता राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात है। और तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। जल संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए इन राज्यों को पुरस्कृत किया गया। यह भी आपको याद रखना है। क्रम आपको याद रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पुरस्कारों की श्रेणी याद रखनी है, क्रम याद रखना कौन सा है? तो 6ठा याद रखिएगा। और किसके द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए? तो भारत की राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। यह भी याद रखिएगा, महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए। ये भी आपको याद रखना है। विकल्प में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 6ठे राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण का मुख्य अतिथि कौन था या किसके द्वारा वितरित किए गए? तो आपको याद रखना महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा। और 3 राज्य जो हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। महाराष्ट्र पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। यह हमारी श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, यह भी करंट अफेयर से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा दिए जाने का विरोध किया है? यह हालिया की खबर है, बहुत जल्दी चर्चा में है। राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय खबरों में इसको बहुत प्रमुखता दी जा रही है, क्योंकि भारत की विदेश नीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। भी आपको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको कि हमारी विदेश नीति से कैसे जुड़ा हुआ यह विषय है और हमारी विदेश नीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, उस पर भी हम तर्क आपको देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा अभी हाल ही में किस देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री की मृत्युदंड की सजा दिए जाने का विरोध किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने यहां पर हैं, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और थाईलैंड। तो हमारे आज का प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है? उम्मीद करते हैं कि आप पहुंच गए होंगे विकल्प तक। तो सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, याद रखिएगा, शेख हसीना को वहां के न्यायालय के द्वारा, वहां की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी गई। याद रखिएगा, मृत्युदंड की सजा दे दी गई है। और वह भारत में शरण लिए हुए, कहां पर शरण लिए है? तो वह भारत में शरण लिए हुए हैं। और बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार पर दबाव भी बना रही है कि उनका प्रत्यर्पण किया जाए, उनको अतिशीघ्र बांग्लादेश भेजा जाए।
अब यहां पर हम लोग बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश पहला तथ्य तो ये है, भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री वो सबसे ज्यादा है। भारत अपनी सीमाएं सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। और याद रखना, भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रत्यर्पण संधि, प्रत्यर्पण संधि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, प्रत्यर्पण संधि वर्ष 2013 में हुई थी, वर्ष 2013 में हुई थी और इसे 2016 में संशोधित भी किया गया था। याद रखिएगा, वर्ष 2016 में इसे संशोधित किया गया था। तो यह संधि बहुत चर्चा में है, आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रत्यर्पण संधि किस वर्ष हुई थी या कब संशोधित हुई थी। तो आपका जवाब होगा कि 2013 में संधि हुई थी और 2016 में इसे पुनः संशोधित किया गया था। और वर्तमान समय में शेख हसीना जो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री है, वो भारत में शरण लिए हुए, याद रखिएगा। और वह बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, यह भी याद रखिएगा। और भारत में इस समय शरण लिए हुए। यूएनओ ने अभी हाल ही में अपना बयान जारी किया कि यह एक अनैतिक कृत्य है। आपको हमारी श्रृंखला कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।